फिज़िक्स कितना कठिन सब्जेक्ट है, समझ में नहीं आता। मन ही नहीं लगता फिज़िक्स में। क्या करें इसका? क्या आप भी ऐसा सोचते हो? वेल, कोई बात नहीं, मैं भी किसी समय में ऐसा ही सोचता था। लेकिन फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे बेहतर टेक्निक से पढ़ने पर आदमी उसका दीवाना हो जाता है। तो वेल, आज मैं वो टेक्निक आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिसको मैं पढ़ के इस काबिल हुआ हूँ और मैं भी फिज़िक्स का दीवाना हो गया हूँ है दोस्तों। और मैं इस चैनल के माध्यम से आपको अपने अनुभव को आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और उसे साझा करने वाला मतलब आप मेरे साथ बने रहिएगा। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो उसे क्या देर किस बात की दोस्तों, आप उसे सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से और मेरे साथ बने रहिए। और अगले 10 दिनों में देखिए आप कैसे फिज़िक्स के दीवाने हो जाते हैं। वेल, शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो हम पढ़ रहे थे गॉस प्रमेय, जिसमें हम लोग छोटे छोटे 2 टॉपिक कवर किए थे पिछले वीडियो में। एक था एरिया वेक्टर यानी क्षेत्रफल वेक्टर और दूसरा था हमारे पास विद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसके बारे में हमने जाना था बहुत डिटेल में। अगर आपने उसे नहीं देखा और इस चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हमारे चैनल के जो प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 12 फिज़िक्स का, उसमें जाकर आप ये देख सकते हैं। और आज हम लोग इसका 13वां लेक्चर कवर करने वाले हैं। तो प्लीज़ बी विथ मी एंड enjoy the physics, how to learn and read and how to solve the questions. ओके, तो चलिए फ़िलहाल मेरे बारे में जान लीजिए। है दोस्तों, मेरा नाम है मिथिलेश विश्वकर्मा और DNMIT क्लासेस में आपका ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, आज चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हम जैसे कि मैंने बताया कि हमने 12 लेक्चर कवर कर चुके हैं और आज 13वां लेक्चर है। तो उस बात पे आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस चैनल पे नए हैं और डायरेक्ट इसे देख रहे हैं तो हो सकता है आपको बिल्कुल भी समझ में ना आए। तो बी सिंसियर, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस पुराने वीडियोस को देख सकते हैं जो अभी तक हमने 12 लेक्चर को कवर किया है। देन हम चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं एरिया वेक्टर पे और विद्युत फ्लक्स पे कुछ न्यूमेरिकल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल हैं। दोस्तों, मैं 3 न्यूमेरिकल केवल बताऊंगा और वो 3 न्यूमेरिकल 3 टाइप के हैं। और अगर आप इसे बेहतर तरीके से समझ रहे हैं तो आप विद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया वेक्टर के सभी क्वेश्चंस को बहुत आसानी से फोड़ सकते हो। तो चलिए हम पहले 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस को जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में जान लोग लिखे पड़े हैं, बस आना बाकी है। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए और अब देखिए कैसे क्वेश्चन को लगाना सीख जाते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। क्योंकि मेरे क्लास में रटने का कोई मतलब नहीं है, मेरे क्लास में सिर्फ समझने का मतलब है। ठीक है, आइए हम देखते हैं। आपके डिस्प्ले पर क्वेश्चन कुछ आएंगे जब मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगा। उस क्वेश्चन को आप कॉपी और पेन पे नोट कीजिए ताकि आपको जब क्वेश्चन लगाएं तो कोई भी समस्या ना हो। देखिए, ऑनलाइन का ऑफलाइन क्लासेस में क्यों समझ में आता है, क्योंकि आप टीचर के सामने पेन और कॉपी लेके बैठे रहते हो और टीचर के एक रास्ता दिखाया जाता है, जो बोलते हैं टीचर वो लिखते हैं, उनकी बताए हुए डायरेक्शन के हिसाब से आप चलते हैं कॉपी पेन के साथ। इसी वजह से ऑफलाइन क्लासेस में आपको समझ में आता है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, आप केवल देखते चले जाते हो, जिसकी वजह से आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। दोस्तों, केवल देखना नहीं है, कॉपी और पेन लेके बैठिए और फोड़ डालिए। देखिए क्वेश्चंस को कैसे लगाते हैं। अगर आप इन 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ गए तो समझ लीजिए कि आप सारे क्वेश्चंस लगा लेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया वेक्टर के। तो चलिए, और अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे, गॉस प्रमेय के थ्योरम यानी गॉस थ्योरम का इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसका गॉस थ्योरम कैसा होता है, कैसे अप्लाई किया जाता है, ये सब हम चीज़ें देखेंगे। तो चलिए आज का हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है, फिजिक्स न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स पर आधारित अंकित विद्युत फ्लक्स पर आधारित अंकित। दोस्तों, अगर आपको अंकित लगाने आ रहा है
सारे चैप्टर्स के अंक आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा तो आप एग्ज़ाम में डेफिनेटली केवल न्यूमेरिकल से आप 30 नंबर कलेक्ट कर सकते हो। 30 नंबर बहुत ज़्यादा होता है अगर आप सारे न्यूमेरिकल्स को लगा लेते हैं, और अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं लास्ट टाइम तक तो डेफिनेटली आपको सारे न्यूमेरिकल्स बनाने आ जाएंगे। तो आपको कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी है, आप कॉपी और पेन लेके बैठिए, हमारे साथ बने रहिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं, चाहे मैथ का हो चाहे फिजिक्स का हो, आप हर चीज़ हमसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपके डिस्प्ले पर क्वेश्चन आएगा कुछ। ये पहला टाइप का क्वेश्चन है, एक समरूप विद्युत क्षेत्र। हमने पिछले लेक्चर में ये सब कवर कर चुका है, अगर आप नए हैं तो उसे देखकर ही इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो एक समरूप विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू 5 × 10⁻³ I कैप। तो एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया हुआ है, ये दिया है 5 × 10⁻³ I कैप। I कैप का क्या मतलब होता है? I कैप, I कैप, I कैप, I कैप, I कैप, ये क्या होता है? देखिए, आपने 3D फिगर के बारे में तो ज़रूर जाना होगा। 3D फिगर क्या होता है, उसके बारे में कैसे समझते हैं। देखिए 3D फिगर, ये अगर मैं इस तरह का कोई ग्राफ बनाता हूँ तो ये 2D ग्राफ है, और अगर मैं इसी तरह से ये कर देता हूँ तो ये एक 3D ग्राफ हो गया, जिसमें ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस पे होता है, और ये z एक्सिस पे होता है, ये z एक्सिस होता है। आई कैप क्या होता है? जब हम x एक्सिस पर एक यूनिट चलते हैं, एक यूनिट x एक्सिस पे चलते हैं तो उसे आई कैप से डिनोट करते हैं, और जब एक यूनिट y एक्सिस पे चलते हैं तो उसे z कैप से डिनोट करते हैं। और इसी तरह से अगर z एक्सिस पे हमने लाई किया, z एक्सिस पर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उसे हम k कैप से डिनोट करेंगे। ये हो गया I कैप, J कैप और K कैप। तो ये वैल्यू क्या है? 5 × 10⁻³ I कैप। मीन्स ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, x कैप के डायरेक्शन में है। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। ये I कैप ये बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस डायरेक्शन में है, टोटली इस डायरेक्शन में है। ठीक है, ये आपको रिमेंबर होना चाहिए, याद होना चाहिए। ये न्यूमेरिकल लगाने में आपको बहुत मदद करेगी, लेकिन अगर आप इसे नहीं याद करते हैं तो पक्का आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। तो बिल्कुल सावधान रहिए। और देखिए न्यूमेरिकल्स में और क्या डेटा दिए हुए हैं, आपके स्क्रीन पर आ रहे होंगे तो आप नोट कर लीजिएगा। तो कह रहा है कि इतना न्यूटन प्रति कूलाम का इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार समतल पृष्ठ YZ तल के समांतर स्थित है। 10 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर है, देखिएगा 10 सेंटीमीटर का एक क्या है? स्क्वायर है, जो कि y और z एक्सिस के पैरेलल रखा गया है। y और z एक्सिस के पैरेलल का क्या मतलब है? y और z एक्सिस के पैरेलल का क्या मतलब है? मीन्स वो x एक्सिस के भी पैरेलल, y एक्सिस के भी पैरेलल है और z एक्सिस के भी पैरेलल है। मीन्स डेफिनेटली वो i एक्सिस पर यानी x एक्सिस पर लाई कर रहा है। ठीक है, मीन्स देखिए अगर 2D फिगर बनाते थे, आपने 9th में ही पढ़ा होगा कि अगर कोई y एक्सिस के पैरेलल है देन y इज इक्वल टू 0, और कोई अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो x इज इक्वल टू 0। ये बात आपने तो बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ा होगा। यहाँ जो ग्राफ बना रहे हो y एक्सिस के पैरेलल है, z एक्सिस के पैरेलल है, मीन्स यहाँ y और z से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ i से x से मतलब है, x एक्सिस से मतलब है। मीन्स ये क्या हो जाएगा, हमारा जो एरिया दिया हुआ है, हमारे पास क्षेत्रफल जो दिया हुआ है वो भी आई कैप में ही डिनोट होगा, वो भी आई कैप में ही हम दर्शाएंगे। तो हम एरिया क्या लिखेंगे? अच्छा, हमारे पास जो दिया है इसका साइड है 10 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर है तो एक ट्रिक और, आपको हमेशा जो भी डिस्टेंस की वैल्यू रखनी है वो मीटर में रखनी है। अगर आप सेंटीमीटर में रखते हैं तो डेफिनेटली आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो चलिए इसे जब हम मीटर में बदलेंगे तो
ये मान लीजिए ए इसकी भुजा है, ठीक है। ये जो स्क्वायर है, ये जो वर्ग है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है वाई जेड तल में, ये इसका जो साइड है वर्ग का वो ए है 10 सेंटीमीटर। इसे मीटर में बदलेंगे तो 0.1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, जो उसका भुजा होता है, जो उसका साइड होता है, उसका स्क्वायर कर देंगे तो वर्ग का क्या निकल आएगा, वर्ग का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1 इंटू 0.1 मीटर। ये आपने पढ़ लिया, ये आपने क्या हुआ पढ़ लिया, ये एरिया निकल गया। किस चीज़ का एरिया निकला, हमारे पास स्क्वायर का एरिया निकला। हम एरिया क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें एरिया की ज़रूरत है भाई। अब देखिए वैद्युत फ्लक्स पर क्वेश्चन लगाने के लिए, अच्छा सॉरी हम क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़े, पृष्ठ से कुल कितना वैद्युत फ्लक्स होगा, वैद्युत फ्लक्स के बारे में पूछ रहा है। तो हमारे पास डेफिनेटली वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए एरिया वेक्टर खींचना होता है। एरिया वेक्टर नहीं खींचेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि वैद्युत फ्लक्स का जो एंगल होता है वो कहाँ से मेजर करेंगे, क्योंकि E इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू होता है E इंटू ए कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू हमें तभी निकलेगी जब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एरिया वेक्टर खींचेंगे और यहाँ एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल बन रहा है वो देखेंगे। तो इनके और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो है 0 डिग्री, ठीक है 0 डिग्री। अब हम 0 डिग्री के ऐसे तो एरिया वेक्टर खींच सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन हमने ऐसे इसी डायरेक्शन में क्यों खींचा, क्योंकि ये ट्रिक है कि एरिया वेक्टर उसी डायरेक्शन में खींचते हैं जिस डायरेक्शन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होता है, नहीं तो आपका जो बुक्स का आंसर वो मैच नहीं करेगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, इसका ज़रूरत ख़त्म हो गया क्या करने के लिए, ये पड़ा हुआ है यार। तो एरिया हमें मिल गया E, हमें फार्मूला क्या दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, E A कॉस थीटा। थीटा हमने क्या पता लगाया, जो अभिलंब होता है खींचा होता है, एरिया वेक्टर खींचा गया होता है, और एक्सिस के बीच में जो एंगल बनेगा, सॉरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बीच में एंगल बनेगा वो होता है ये थीटा। तो इनके और इनके बीच का एंगल क्या बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। तो इसमें हम अगर 0 डिग्री पुट करेंगे तो cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ये cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है, तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा EA, क्योंकि अगर ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा, ठीक है। अब चलिए देखिए पहले हमें क्या करना है, हमारे पास फार्मूला था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इतना, हमें क्या क्या ज़रूरत थी, हमारे E ज़रूरत थी, A ज़रूरत थी और हमारे थीटा ज़रूरत थी। वो सब हम कहाँ से ले आएंगे, E हमारे पास दिया हुआ है, A हम कहाँ से निकाल रहे हैं, यहाँ से जो हमें ये दिया है, क्या दिया है, हमारे पास जो स्क्वायर का साइड दिया हुआ है वहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं, हम एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। एरिया चलो हमने निकाल लिया, इतना आया, एरिया इतना आया, और E हमारे पास इतना दिया हुआ है। अच्छा एरिया को हम अच्छे से लिख लेते हैं, चलिए, नहीं तो आप कहेंगे ये कौन सा बड़ा चीज़ लिखा हुआ है, 0.01, अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.01 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इस 0.01 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर -3, सॉरी ये 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर, क्या है आपको क्लियर है। पॉइंट जितना दाएं साइड में ले जाते हैं उतना क्या होता है, घटता है पावर, तो ये पावर घट गया, 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर हो गया। हमने देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन था, एरिया हमने इसके साइड से निकाली, जो स्क्वायर का साइड है, एंगल कहाँ से निकाल लिया, जो हमने इस तल पर एरिया वेक्टर खींचा हुआ था। अगर आप एरिया वेक्टर नहीं जानते हैं तो हम आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो पहला लेक्चर है उसको आप देखिएगा, आपको ये बात डेफिनेटली समझ में आएगी। तो चलिए, ये एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो गया, 0 हो गया, चूँकि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो 0 डिग्री cos 0 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1।
तो हम यहाँ पर ये फार्मूला फाइंड आउट करते हैं। अब इस फार्मूले में अगर हम वैल्यू रखें तो फाई इज इक्वल टू होता है ई की वैल्यू कितनी। अब देखिए हम डायरेक्शन वगैरह पहले ही ले चुके हैं, डायरेक्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर डायरेक्शन भी आप लेते हो तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि देखिए ये भी आई कैप में, मतलब जो एरिया है वो कहाँ है, एक्स एक्सिस के तल में है, ठीक है, एक्स एक्सिस के तल में है, सरफेस में है, तो ये भी आई कैप का होगा। और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी आई कैप में ही दी हुई है। तो जब उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई और आई का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 1 होगा। तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो हम उसका केवल मैग्नीट्यूड रखेंगे, न कि हम उसका डायरेक्शन रखेंगे, ठीक है। चलिए मैग्नीट्यूड रखते हैं 5 × 10⁻³ इंटू हमारे पास एरिया कितना दिया, 10⁻², 10⁻²। जब मल्टीप्लाई होता है तो इसका जो घात है वो जुड़ जाता है, तो हमारे पास 5 × 10⁻1 आएगा। 10 मतलब 1 मतलब 10 इज इक्वल टू 50, ठीक है, 50। अब इसका यूनिट क्या होगा दोस्तों, अगर आप एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स लाना चाहते हो तो आपको हर न्यूमेरिकल के आंसर पे यूनिट लिखना बनता है, लेकिन अगर आप यूनिट नहीं लिखते हैं तो आपका नंबर कट जाएगा। तो इसका यूनिट क्या होगा, देखिए इसका यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या था, न्यूटन पर कूलाम, ऐसे न्यूटन प्रति कूलाम। और इस एरिया का फार्मूला क्या था, यूनिट का था मीटर स्क्वायर। तो क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम हो जाएगा। तो इसका यूनिट जो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ये आपका एक आंसर है दोस्तों। इसका एक सेकंड पार्ट भी है, उसके बारे में भी हम देख रहे हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा तो हिट द लाइक बटन, जल्दी से लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि ये जो पढ़ाई का तरीका है ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं इसके अगले टॉपिक की ओर। इसी में एक और क्वेश्चन है, यदि जो तल है उसको एक्स एक्सिस की दिशा से 30 डिग्री घुमा दिया जाए, इसका क्या मतलब है, 30 डिग्री घुमा दिया जाए। क्या घुमा दिया जाए, तल की दिशा से, हाँ ये तल जो है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन से 30 डिग्री घुमा दिया गया है। अब देखिए तल घुमाया गया है, अभिलंब नहीं घुमाया गया है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ये मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, चलिए हम ऊपर बना देते हैं। ये मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई तल उसके पैरेलल रखा हुआ है तो आपके दिमाग में ये बात तुरंत आएगी कि पैरेलल है मीन 0 डिग्री, पैरेलल है मीन 0 डिग्री, मतलब वो तल जो है अगर विद्युत क्षेत्र के पैरेलल है तो उनके और इनके बीच का एंगल जो होगा वो 0 डिग्री होगा। और डायरेक्ट आप फार्मूले में 0 डिग्री रखोगे और आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन में दिया होता है वो एक्चुअली होता नहीं, और जो नहीं होता है वही दिया होता है। तो आप जो क्वेश्चन में एंगल दिया रहेगा उसको रखना नहीं, और जो नहीं दिया होगा वो तो आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें जो तल है, ठीक है, जो सरफेस है, जो पृष्ठ है, उसे 30 डिग्री घुमा दिया गया। पहले ऐसे इसके पैरेलल था, अभिलंब कैसा था, ऐसे तल जो है लंबवत था, ऐसे लंबवत था, और जो एरिया वेक्टर था उसके पैरेलल था। तो क्या था तब, जो एंगल था वो तो 0 डिग्री था। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये तल जो है ऐसे 30 डिग्री पर यहाँ घुमाया गया है, ठीक है, ऐसे 30 डिग्री पर घुमाया गया है। ये तल घुमाया गया है, तल घुमाया गया है, अभिलंब नहीं इसका घुमाया गया है, ठीक है। तल घुमाया गया है तो उसका अभिलंब घूमेगा। यहाँ एक तल है तो अभिलंब किस डायरेक्शन में खींचेंगे। अगर आपको ये खींचने नहीं आ रहा है तो यू शुड वॉच माय लास्ट वीडियो, उसमें आपको ये समझाया गया है कि अभिलंब कैसे खींचते हैं, एरिया वेक्टर कैसे खींचते हैं। चलिए इसमें देखते हैं,
जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी डायरेक्शन में हम एरिया वेक्टर को ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से, और परपेंडिकुलर होना चाहिए इस सरफेस के। तो यहाँ से तो परपेंडिकुलर है ही, हमने खींच दिया एक एरिया वेक्टर। और हमने आपको ये भी बताया था कि एंगल कहाँ से कहाँ तक मेजर करते हैं। एंगल हमेशा ई से ए की तरफ मेजर करते हैं इस तरह से, ये ई हो गया और ये ए हो गया। एंगल कहाँ से, ई और ए की डायरेक्शन में, ई से ए की डायरेक्शन में मेजर करते हैं। तो अगर यहाँ से मेजर करेंगे तो थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। यहाँ से चलिए मेजर करते हैं, ई से ए की डायरेक्शन में, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया ई, तो हमने एंगल मेजर किया। दोस्तों ये जो एंगल है वो यहाँ है, ठीक है। तो ये एंगल आपका थीटा होगा, और जो हमें बुक में एंगल दिया हुआ है वो ये है, ठीक है, जो कि हमें इस्तेमाल नहीं करना है। अल्फ़ा मीन्स वो जो 30 डिग्री पर घुमाया गया था वही एंगल है जो हमें इस्तेमाल नहीं करना है, तो आपको क्वेश्चन बढ़िया से बजा देगा। अगर फील हो रहा है तो हिट द लाइक बटन, शेयर करो और अपने दोस्तों को बताओ कि पढ़ाई कैसे होती है फिजिक्स की। तो किताब में जो एंगल दिया वो अल्फ़ा है, जो कि हमें इस्तेमाल नहीं करना है, हमें इस्तेमाल करना है ये कैसे मिलेगा, ये मिलेगा इस तरह से। ये 90 डिग्री है, इसमें से अल्फ़ा माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल डेफिनेटली मिल जाएगा। मैं आपको ज्योमेट्रिकल में 11th में भी समझाया गया होगा, अगर 11th में नहीं पढ़े तो 9th में समझाया गया होगा, लेकिन आपको ये बात ज़रूर समझाया गया होगा। ये इस तरह से निकालते हैं एंगल, तो हमें थीटा इस्तेमाल करना है। ये कैसे निकालेंगे, तो हम फार्मूले में ये चेंज कर सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट का आपका ए पार्ट और ये बी पार्ट है। जब तल को एक्स अक्ष से 30 डिग्री घुमा दिया जाता है, ठीक है, ये तल को 30 डिग्री से घुमा दिया जाता है। अब कंडीशन क्या होगा, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 90 माइनस थीटा। ये केसेस में हमने पढ़ा हुआ है कि जो वैद्युत फ्लक्स का केस होता है, केस 1, केस 2, केस 3, इसमें पहले वीडियो में हमने पढ़ा हुआ है। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगा अगर आपने उस चीज़ को देखा हुआ है, फिर भी हम उसको यहाँ डीपली समझा रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आया, क्योंकि हम आपकी केयर करते हैं, आपको समझ में आया, इसलिए हम ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो आप भी हमारे लिए मेहनत करिए। जैसा कि हमने कहा, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर नए हो तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो ये हो गया हमारा फार्मूला। cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू 90 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू कितना दिया है हमें, 30 डिग्री दिया हुआ, मतलब 90 में से 30 घटाएंगे तो थीटा की वैल्यू कितना आएगा, 60 आएगा, 60 डिग्री आएगा। आपको बात समझ में आ रहा है, हिट द लाइक बटन। 60 आएगा तो हम साइन 60 की वैल्यू रखेंगे। चलिए हम सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, ई इज इक्वल टू इतना, ए इज इक्वल टू इतना, और एंगल हम रख लेंगे, यहाँ रखते हैं साइड में क्योंकि आपको दिखेगा नहीं। फाई इज इक्वल टू ई की वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू ए की वैल्यू 0.01, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर -2, और एंगल क्या दिया हुआ है हमें, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, ये हमें मिला हुआ है। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। ये कहाँ मिल गया, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 हम यहाँ पर रखते हैं इंटू √3/2, ये मल्टीप्लाई हो गया। तो आप फिर से ये करेंगे, यहाँ इसे देखेंगे 5 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5, 5 इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू द पावर, ये 1 करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, यानी 25। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 25 √3, ये
आपका फाई की वैल्यू आएगा, उसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ये आपका यूनिट हो जाएगा। मीन्स अगर देखिए जब ये अभिलंब था, एरिया वेक्टर था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री का एंगल बना रहा था, सॉरी 0 डिग्री का एंगल बना रहा था, तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत ज़्यादा था। लेकिन जैसे ही ये जो नॉर्मल है, ये जो अभिलंब है, ये जैसे ही 60 डिग्री का एंगल बनाने लगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कम हो गई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कम हो गई। मीन्स जो केसेस हमने पढ़ा था, केस 1, केस 2, केस 3, अब उसका जो प्रूफ है वो यहाँ पे मिल रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बार बार कहना ना पड़े यार, खुद भी जिम्मेदारियाँ समझो। चलिए, आप उसे उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉपी और पेन लेके बैठते हैं तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों देखिए, आप ये मत सोचिएगा कि एक क्वेश्चन लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। हम इतना टाइम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आए, आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, आपको पता चले कि तरीका क्या होता है सवाल को लगाने में, क्वेश्चन को लगाने में, न्यूमेरिकल्स को लगाने में। और जब हम आपको ये तरीका सिखा देंगे, हम और आप मिलकर ये तरीका सीख लेंगे, तो हम ऐसे चुटकियों में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। जब हम गॉस थ्योरम को पढ़ लेंगे तो ये और भी आसान हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं इसी तरह से अगला क्वेश्चन, क्योंकि हमें टाइम नहीं बर्बाद करना है। आपके डिस्प्ले पर आएगा, एक समान वैद्युत E = 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलाम। ये भी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यानी आई कैप में है। विचार कीजिए, और इसमें ए करके दिया हुआ है, इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व जिसका तल YZ तल के समांतर है गुजरने वाला फ्लक्स क्या है। और दूसरा है, इसी वर्ग के गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि तल का जो अभिलंब है वो एक्स एक्सिस से 60 डिग्री का कोण बनाता है। अब की बार देखिए, पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार आपका जो घुमाया गया था पिछले क्वेश्चन में वो तल घुमाया गया था, अब की बार अभिलंब घुमाया जा रहा है। तो इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर इस छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका क्वेश्चन हमेशा गलत होता रहेगा। चलिए हम कुछ डेटास लिखते हैं। तो E = हमारे पास कितना दिया हुआ है, 3 × 10⁻³ आई कैप, ये हो गया। और ये YZ एक्सिस के पैरेलल में रखा गया है, जो कि 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के पार्श्व से जिसका क्षेत्रफल, जिसका तल जो है वो YZ एक्सिस के समांतर है। मीन्स एक फिर से वही क्षेत्रफल रखा गया है, ठीक है, वही एरिया फिर से रखा गया हुआ है, यानी A = 10 सेंटीमीटर बराबर 0.1 मीटर। तो एरिया जब निकालेंगे स्क्वायर का, स्क्वायर है इसका, एरिया निकालेंगे। आप क्वेश्चन पढ़ते रहिएगा, क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में नहीं आएगा। तो एरिया कैसे निकालेंगे, ए का स्क्वायर कर देंगे, हमारे पास 0.01 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 10⁻² मीटर, ये लिख सकते हैं हम। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसको भी आप अलग से वीडियो बना के आपको समझाएंगे। ये हो गया आपका, पूछ रहा है कि ये YZ एक्सिस के समांतर है, पैरेलल हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, ये हमें A दिया हुआ है। इसी तरह से B में पूछा है, यदि उसके अभिलंब को 60 डिग्री घुमा दिया जाए तो कितना बनेगा। फिलहाल पहले A करते हैं, B हम बाद में देखेंगे उसके हिसाब से। तो कुछ इस तरह से आप फिगर बनाएगा, बिना फिगर बनाए आप टच मत कीजिएगा। कुछ इस तरह से, ये X एक्सिस, ये Y एक्सिस और ये Z एक्सिस। तो एरिया कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, एरिया यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ इस तरह से, ठीक है।
एरिया आपको यहाँ कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ये आपका एरिया दिया हुआ है, जिसका जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है और ये स्क्वायर है, सारा साइड जो है 10 सेंटीमीटर है। तो ये आई कैप में डिनोट किया जाएगा। तो एरिया कहाँ जाएगा? आई कैप में जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम इसका डॉट प्रोडक्ट नहीं निकालने वाले, हम एंगल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ए जो डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो सिर्फ इतना मायने रखेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, जिससे हम एरिया वेक्टर खींच सकें। सिर्फ वो इसलिए दिया है और किसी काम का नहीं है वो डायरेक्शन। तो चलिए, एरिया हमारे पास निकल गया, ई निकल गया, हम थीटा निकाल लेते हैं। थीटा क्या दिया हुआ है? लिखा हुआ है जो अभिलंब है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, समांतर है। एरिया वेक्टर कैसे खींचेंगे? हमने बताया जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी डायरेक्शन में हम एरिया वेक्टर खींचते हैं। एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में खींचा जाएगा, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में खींचा जाएगा। इस डायरेक्शन में क्या होगा एरिया वेक्टर? अब देखिए, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो यहाँ और इसके बीच में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल दिया है वो 0 डिग्री है। जो एंगल दिया हुआ है वो 0 डिग्री है। तो अब क्या करेंगे, हम उस एंगल को यहाँ पे पुट करेंगे। बाकी सब वैल्यूज़ तो है, क्योंकि cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है और बाकी सब वैल्यूज़ तो यहीं पर हैं। तो cos 0 डिग्री की वैल्यू जब 1 होती है तो हम यहाँ पर, चूँकि cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, देन हम यहाँ पर फार्मूला पुट करेंगे 3 × 10⁻³ आई कैप। और आई कैप छोड़ो, क्योंकि हमें केवल मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आई कैप से हमें कोई मतलब नहीं है। और एरिया हमारे पास दिया 10⁻²। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम हमारे पास निकल जाएगा। दैट इज़ क्लियर। और इसे में बी पार्ट करके दिया हुआ है, बी पार्ट करके दिया हुआ है हमें। अगर वैद्युत फ्लक्स कितना होगा जब इस अभिलंब को, इससे देखिए ये इसके पैरेलल था, यहाँ से 60 डिग्री घुमा दिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ये ऐसे पैरेलल था इसका अभिलंब, अब इसे क्या किया गया, इसे 60 डिग्री से घुमा दिया गया। 60 डिग्री से घुमा दिया गया, किस डायरेक्शन में घुमाया जाएगा? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में घुमाया जाएगा। तो अब क्या होगा, अभिलंब को घुमाया गया, ठीक है, तल को नहीं घुमाया गया। तल को घुमाया गया होता तो उसका बात अलग होता। तो जब अभिलंब को घुमाया गया है तब क्या होगा, cos 60 डिग्री की यहाँ पर जो cos थीटा की वैल्यू होगी वो 60 डिग्री होगी। तब क्या होगा, बी पार्ट हम कर रहे हैं, बी पार्ट, तो 60 डिग्री हो जाएगी। और फाई की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, ई ए cos 60 डिग्री, ई ए की वैल्यू हम रख लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 3 × 10⁻³ और ए की वैल्यू 10⁻⁻² और इसका cos 60 की वैल्यू 1/2। तो हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिला 30 और हमें फाई की वैल्यू 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम मिल जाएगा। ये आपका हो गया दूसरा का आंसर, ये दूसरा का आंसर हो गया। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है और आप बेहतर तरीके से समझ रहे हैं तो हिट द लाइक बटन, लाइक करें, शेयर करें, बार बार ना करना प्ले। अब चलिए हम इसी तरह से तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, टाइम ना बर्बाद करते हुए। एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में आपके डिस्प्ले पर आ रहा होगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश ई इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट मीटर है। अभी देखिए, जो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक था अभी तक हमने केवल न्यूटन पर कूलाम पढ़ा था, अब इसमें वोल्ट मीटर भी आ गया। वोल्ट मीटर के बारे में हम अभी नहीं पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो वोल्ट मीटर में होता है, ठीक है। तो हम एक आध दो लेक्चर के बाद जब गॉस प्रमेय यानी गॉस थ्योरम पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे। फिलहाल अभी जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दिया है वोल्ट मीटर में, तो हम चलिए वोल्ट मीटर में कैलकुलेट करेंगे और उसका जो लास्ट आंसर आएगा वो भी वोल्ट मीटर में ही आएगा। तो हमारे पास ई वेक्टर दिया हुआ है, ई वेक्टर दिया हुआ है 3 × 10⁻³ आई कैप
और फिर दिया हुआ है, सॉरी, हमारे पास जो ई वेक्टर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, ये दिया हुआ है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर ये यूनिट दिया हुआ है। कह रहा है में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल ए से गुजरने वाली फ्लक्स कितनी होगी। ए हमें दिया हुआ है हमारे पास 8j स्क्वायर 8j कैप मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब कह रहा है जो एरिया है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, ठीक है, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। चलिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट हम निकालते हैं, क्योंकि एंगल वगैरह हमें नहीं दिया हुआ है। तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, हम डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं क्योंकि फाई एक अदिश राशि है और एक अदिश राशि के बीच में हम डॉट का प्रोडक्ट लगाते हैं, डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं। तो ये हो गया, और यहाँ पर ई की वैल्यू दिया है 2i कैप प्लस जे की 3j कैप माइनस 4k कैप, और हमें दिया है ये डॉट है 8j कैप। ये क्या हो गया, हमें जो एरिया दिया हुआ है उसका डायमेंशन तो एक ही डायरेक्शन में दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, हम कुछ इस तरह से इसे लिख सकते हैं 2i कैप, केवल समझाने के लिए, कोई लॉजिक नहीं, हम केवल समझाने के लिए कह रहे हैं कि 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, और ये डॉट प्रोडक्ट 0i कैप प्लस 8j कैप प्लस 0k कैप, ये इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि ये तो 0 है, देयर इज बिकमिंग 0। और यहाँ पर जब हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे डॉट प्रोडक्ट तो ये 0 हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो 24j कैप आएगा। और हाँ, j कैप डॉट j कैप ये 1 होता है, तो यहाँ पर j कैप डॉट j कैप होगा तो 1 होगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है, और इसका 0। तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या फिर इसे वोल्ट मीटर में अगर हम लिखेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू 24 वोल्ट मीटर। ये आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया, और तीसरा टाइप का भी क्वेश्चन हो गया। आशा करते हैं आज का लेक्चर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, आप बोर हो जाते हो, देखते नहीं हो। तो जैसे जैसे आपको फिज़िक्स की आदत पड़ने लगेगी हम वीडियो और लंबा बनाते चलेंगे, क्योंकि तब आपको मज़ा आएगा, आपकी हिम्मत बनी रहेगी। लेकिन अभी क्या हो, आप फिज़िक्स को आई थिंक उतना पढ़ना नहीं चाहते हो, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है। जब मैं 11th में था तो मुझे फ़िज़िक्स से इतना कुछ ज़्यादा लगाव नहीं था, क्योंकि मुझे फ़िज़िक्स नहीं आता था। लेकिन एक ऐसी टेक्निक मिल गई जिसकी वजह से मैं फ़िज़िक्स को समझने लगा। मैं आपके साथ वो टेक्निक शेयर करने आया हूँ इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से। तो हमारे साथ बने रहिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आप नए हो तो इस चैनल पर, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। क्योंकि अगर आपका दोस्त कमज़ोर है तो आप कभी भी तेज़ नहीं हो सकते हो, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो अपने भी तेज़ होइए और अपने दोस्त को भी तेज़ कीजिए आपके इस सब्जेक्ट में। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस चैनल को देखने के लिए, हमारे इस चैनल पे आने के लिए, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।